हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सबके सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजी यौगिक। तो उपसह संयोजी यौगिक आपके केमिस्ट्री का जो है ये आपका 5वां चैप्टर बनता है, जो कि इनऑर्गेनिक का है। तो इस चैप्टर में आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में आईयूपीएसी नाम लिखने को आता है या कभी कभी कंपाउंड दे दिए जाते हैं, तो कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखना रहता है, या कभी कभी आईयूपीएसी नेम दे देते हैं, तो उससे आपको कंपाउंड जो है बनाना, कंपाउंड का फार्मूला या सूत्र जो है लिखना रहता है। तो भाई कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए भाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जटिल कंपाउंड है, तो जटिल कंपाउंडों का नाम लिखने के भी कुछ फार्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, कुछ नियम होता है। तो नियम के तहत ही नाम लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो मन में आए सो लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नियम है। तो नियम अगर आप जान जाते हैं तो नाम लिखना आपके लिए चुटकियों में हो जाएगा, यानी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत लिख ले जाओगे। लेकिन अगर आप नियम नहीं जानते हो तो नाम 2 4 6 नाम 10 नाम हम आपको बता देंगे, आप सीख तो जाओगे, लेकिन अगर उसके अलावा कोई कंपाउंड अगर आपको दे दिया जाएगा तो आप नाम नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको नियम पता होने चाहिए, और जब नियम पता हो जाएंगे तो नाम आप चाहे जिसका दे दिया जाए आपको, आप आराम से लिख ले जाओगे। तो आईयूपीएसी नेम इनऑर्गेनिक कंपाउंडों को या जटिल यौगिकों का कैसे लिखा जाता है, इसका क्या नियम है, ये नियम आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है कि यौगिकों का, जटिल यौगिकों का नामकरण करने का नियम बताए, नियम लिखिए। तो नियम अगर आप ऐसे भी जानते हो बहुत अच्छी बात है, नियम जाने रहोगे, एग्जाम में पूछता है तो नियम लिखना है, नहीं तो आईयूपीएसी नामकरण तो आप सीख ही जाओगे। और साथ में जब नियम आपको पता रहेगा तो जो नाम लिख के दिया रहेगा और उसका यौगिक बनाना होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यौगिक भी आप बना ले जाओगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं, और इस क्लास में हम ये जानने वाले हैं जो हमारा जटिल यौगिक होते हैं, तो जटिल यौगिकों का नामकरण करने में कौन से नियमों का पालन हमें करना होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण, यानी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाएगा। तो ध्यान सुनिएगा भाई, एक एक बातों पर हम एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे, बस आप आखिर तक बने रहिएगा, देखना भी एकदम तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हमने कहा भाई, आप जानते हैं कोई भी हमारा कंपाउंड होगा, जैसे लिखा गया हो K4FeCN का होल 6, ये हमारा कंपाउंड है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल यौगिक है। तो जटिल यौगिक नाम, ये हमारा जटिल यौगिक है, तो मान लो इसका हमें नाम लिखना है। तो इसमें सबसे पहले क्या बात ध्यान देंगे, सबसे पहले हम ध्यान देंगे आयनों के नामकरण का क्रम, यानी किस तरीके से आयनों के नामकरण का क्रम करते हैं। माने कोई भी कंपाउंड होता है, चाहे सामान्य कंपाउंड हो चाहे जटिल यौगिक हो, दोनों में 2 प्रकार के आयन आपको देखने को मिलेंगे, एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। तो वही कहा गया कि आयनों के नामकरण का क्रम, यानी आयनों का नामकरण कैसे किया जाता है, पहले धन आयन वाला करोगे कि पहले ऋण आयन वाला करोगे, यह आपके दिमाग में सबसे पहली बात होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले कहा गया कि सामान्य यौगिकों की तरह ही आयनिक संकुलों के नामकरण के पहले धन आयन तथा इसके पश्चात ऋण आयन का नाम लिखा जाता है। एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो कोई सामान्य यौगिक NaCl है, तो NaCl में आपको पता है Na प्लस चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज होता है। इसका नाम अगर लिखते हैं तो पहले क्या लिखोगे, पहले लिखोगे सोडियम, उसके बाद लिखोगे क्लोराइड। सबसे पहले क्या लिखोगे, सोडियम, उसके बाद लिखोगे क्लोराइड, यानी सोडियम धन आयन है, क्लोराइड ऋण आयन है। तो पहले सोडियम का नाम लिखा जाता है, उसके बाद क्लोराइड ऋण आयन का नाम लिखा जाता है। ठीक इसी तरीके से जो हमारा कॉम्प्लेक्स यौगिक होता है, जटिल यौगिक होता है, पहले धन आयनों का नाम लिखेंगे, उसके बाद ऋण आयनों का नाम लिखा जाएगा। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारा 4K प्लस चार्ज बनेगा और प्लस FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो पहले हम इसका नाम नहीं लिखेंगे, पहले आगे का नाम लिखेंगे, मतलब सबसे पहले इसका नाम जो लिखा जाएगा पोटेशियम लिखा जाएगा। क्या नाम लिखा जाएगा, पोटेशियम लिखा जाएगा, उसके बाद इसका नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले यही बताएगा, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते। इसके बाद दूसरी बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उपसह संयोजित क्षेत्र या मंडल का नामकरण, यानी पहले धन आयनों का नाम लिखने के बाद फिर ऋण आयन का नाम लिखा जाएगा। अब दूसरी बात आपको यह ध्यान देना है कि उपसह संयोजित क्षेत्र या मंडल का नामकरण लिखा
जाएगा। तो उपसंयोजित क्षेत्र या मंडलों का नामकरण पूरा का पूरा लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? उपसंयोजित क्षेत्र का नाम लिखते समय पहले लिगेंडो का नाम लिखते हैं। मतलब ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका उपसंयोजित क्षेत्र या मंडल बोला जाता है। यानी ये जो बड़े ब्रैकेट होते हैं ये उपसंयोजित क्षेत्र या मंडल बोला जाता है। तो उपसंयोजित क्षेत्र या मंडल का नामकरण करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें दो लोग होते हैं। कौन होते हैं? एक लिगेंड होता है, एक लिगेंड नहीं, लिगेंड अनेक होते हैं, हो सकते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु एक होता है और बाकी लिगेंड होते हैं। तो सबसे पहले लिगेंडों का नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम जो है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? भाई कहने का मतलब ये है कि लिगेंड का नाम पहले क्या लिखा? उपसंयोजित क्षेत्र का नाम लिखते समय पहले लिगेंडों का नाम लिखते हैं, फिर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के साथ लिखते हैं। यानी जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु जैसे Fe लिखा है, तो जब बाद में Fe का नाम लिखेंगे, पहले तो हम Cn के होल 6 का नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, और जब भी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के साथ लिखा जाएगा। समझ में आएगा नहीं? कैसे लिखा जाएगा? ये पोटेशियम हो गया। अब लिखेंगे हेक्सा, 6 है ना, तो हेक्सा, और Cn है तो साइनो हो जाएगा। और उसके बाद क्या बचा है? Fe। तो यहाँ पर देखा जाए 4 नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा फेरेट, फेरेट हो जाएगा, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगा सेकेंड होगा, और फिर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। यानी जब भी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी लिखा जाएगा। यही बताया गया है इस पॉइंट पे। समझ में आई बात? अब मामला ये आता है कि लिगेंडों का नामकरण। भाई लिगेंडों का नामकरण इतना आसान तो नहीं है, तो कैसा है? तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। वह लिगेंड, वह ऋणात्मक लिगेंड। कौन लिगेंड? जिससे ऋणात्मक लिगेंड, धनात्मक नहीं। लिगेंड कई प्रकार के होते हैं, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है। तो पहले ऋणात्मक वाले की बात करेंगे। वह ऋणात्मक लिगेंड जिनके अंत में आईडीई आता है। क्या आता है? आईडीई। ध्यान रखना, लास्ट में आईडीई आएगा। आईडीई आता है, उनके नाम में आईडी हटाकर ओ जोड़ देते हैं। क्या करेंगे? आईडीई अगर होगा तो हटा के ओ जोड़ देंगे। जैसे कौन होगा? जैसे आ जाए क्लोराइड, तो क्लोराइड Cl नेगेटिव चार्ज, तो क्लोराइड में आईडी आएगा, कंफर्म आएगा। क्लोराइड कैसे लिखोगे? ऐसा लिखोगे क्लोराइड, देखो आईडी आया कि नहीं। ब्रोमाइड, देखो ब्रोमाइड आया कि नहीं आया। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, नाइट्राइड, साइनाइड, सब में आईडी आएगा। तो इसका आईडी हटा के क्लोरो लिख देंगे। क्या लिख देंगे? क्लोरो। भाई क्लोराइड में आईडी हटा के ओ जोड़ देंगे, तो आईडी हटा के ओ जोड़ेंगे तो क्लोरो हो जाएगा। तो देखो भाई, ब्रोमाइड का ब्रोमो, फ्लोराइड का फ्लोरो, नाइट्राइड का नाइट्राइटो, साइनाइड का साइनो, ये ऐसा भी लिखा जाएगा। और ध्यान सुनिए, क्लोरो को क्लोराइडो भी लिखा जाता है, फ्लोरो को फ्लोराइडो भी लिखा जाता है, यानी ये भी आप लिख सकते हैं। समझ में आई बात? अब बात दूसरी आती है कि वह ऋणात्मक लिगेंड जिनके अंत में AITE आ जाए। क्या आ जाए? ITE अथवा ATE आ जाए। ध्यान रखना, यहाँ IDE है तो हटा के पूरा वो लिखोगे, यहाँ ITE अथवा ATE आएगा तो इसके अंत में E हटा के केवल O जोड़ देना है, बस। समझ में आई बात कि नहीं? तो जैसे लिखा कार्बोनेट, क्या लिखा है? कार्बोनेट, तो कार्बोनेट को कार्बोनेटो कर देंगे। क्या कर देंगे? ई हटा के वो जोड़ देंगे, कार्बोनेटो। ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट को ऑक्सीलेटो कर देंगे। और सल्फेट, सल्फेट का सल्फेटो कर देंगे। एसीटेट, एसीटेट का एसीटेटो कर देंगे। नाइट्राइट, नाइट्राइट का नाइट्राइट में ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ये N से भी जुड़ेगा, O से भी जुड़ेगा। अगर N से जुड़ा होगा तो N नाइट्राइटो लिखेंगे, O से अगर जुड़ा होगा तो O नाइट्राइटो लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमने दो बातें आपको बताए ऋणात्मक लिगेंडों में कि अगर IDE होगा तो पूरा हटा के O लगा देंगे, अगर ATE होगा या ITE होगा तो लास्ट वाला E हटा के O जोड़ देंगे। समझ में आई बात? और बाकी आगे के रूल्स चलिए आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अगर हम अगले बात करें तो उदासीन लिगेंड उनके सामान्य नाम से लिखे जाते हैं। यानी जो लिगेंड उदासीन होगा, भाई ऋणात्मक वाला होगा तो ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अगर उदासीन लिगेंड है तो उनके नामों द्वारा लिखा जाएगा। जैसे जैसे अगर कहा गया NH2 CH2 CH2 NH2,
तो ये जो है एथिलीन डाइअमीन है। क्या है? एथिलीन डाइअमीन है। इसको शॉर्टकट में EN भी आपको लिखा मिलेगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, जो कहते हो लिख देना है एथिलीन डाइअमीन। इसी तरीके से C6C5H5N लिखा है तो शॉर्टकट में PY भी लिखा रहता है, तो इसका नाम पायरिडीन ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद C6H5 का होल थ्राइस P है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, जो कहते हो लिख देना है, कुछ इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। PH3 है तो फॉस्फीन है, और ये DIPY मतलब डाइपिराडाइल है, सेम टू सेम लिख देना है। धनात्मक लिगेंड में, इस उदासीन लिगेंड में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है, जो नाम होगा वैसे ही लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से कुछ प्रमुख लिगेंड है जिनका नाम ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखना है? जैसे मान लो ये H2O है तो एक्वा लिखना है। क्या लिखना है? एक्वा, ध्यान रखिएगा। CO है कार्बोनिल, SO2 है सल्फोनिल, NH3 है, OH है तो हाइड्रोक्सो। ये सब ऐसे नाम है जो अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके NO अगर है तो नाइट्रोसिल लिखा जाएगा, NO2 है तो नाइट्राइल है, CS है थायोकार्बोनिल है। तो इसका नाम जो कहते हो ऐसे ही लिख देना है। अगला है धनात्मक लिगेंडों के अंत में IUM जोड़ा जाता है। जो धनात्मक लिगेंड होते हैं, ये तो उदासीन था, अब ये धनात्मक लिगेंड है तो धनात्मक लिगेंड के अंत में IUM जोड़ दिया जाएगा। कैसे जोड़ोगे? जैसे NO प्लस चार्ज है तो नाइट्रोसोनियम होगा। क्या होगा? नाइट्रोसोनियम। देखो बहुत कम देखने को मिलेंगे धनात्मक लिगेंड, लेकिन जो भी मिलेंगे आपको ऐसे लिखना है, नाइट्रोनियम। इसी तरीके से NH3 NH2 NH3 प्लस चार्ज हाइड्रोजीनियम। इसी तरीके से X प्लस चार्ज हाइलोनियम। इसी तरीके से NO2 प्लस चार्ज नाइट्रोनियम। कुल मिला के जो धनात्मक लिगेंड होंगे IUM लास्ट में उसमें नाम के अंत में जोड़ दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? तो हमने आपको ऋणात्मक लिगेंड, उदासीन लिगेंड और धनात्मक लिगेंड सबके बारे में बता दी। अब अगला पॉइंट आता है कि जब किसी संकुल आयन में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं, मान लो कोई संकुल इतना बड़ा लिखा है, उसमें कई लिगेंड आपको देखने को मिल रहा है, तब तो लिगेंड उपस्थित होने पर उन्हें अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर क्रम में व्यवस्थित करेंगे। भाई उसमें अलग अलग लिगेंड मान लीजिए उपस्थित है तो उसमें ABCD के क्रम में देखेंगे, जो जैसे होंगे उनको वैसे ही क्रम के अनुसार जो है लिखा जाएगा। पहले अल्फाबेट्स में जो ABCD का क्रम पहले आता है, पहले उसी को लिखा जाएगा, उसके बाद वाले को फिर बाद में लिखा जाएगा। समझ में आई बात? ये तो बात होगी लिगेंड। आगे दिया है लिगेंडों की संख्या को अंकित पूर्व लग्न द्वारा सूचित करना। कहने मतलब अब उसमें संख्या दिया रहता है, जैसे लिखा हो K4 FeCN का होल 6। जैसे सपोज करिए K4 FeCN का होल 6। आप देख रहे हैं यहाँ 6 CN दिया है, तो 6 के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हेक्सा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हेक्सा। समझ में आ गई? तो इसी को बारे में बताया। अगर 2 है तो डाई लगाएंगे। मान लीजिए बाइडेंटेट लिगेंड है, दोबारा लिखने की आवश्यकता पड़ती है तो विशेष पूर्व लग्न के लिए विष का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से 3 लगा हो तो ट्राई लिखा जाएगा, लेकिन अगर विशेष पूर्व लग्न की आवश्यकता पड़ती है तो ट्रिस लिखा जाएगा। 4 के लिए टेट्रा, टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटा, पेंटाकिस। कुल मिला के इसमें पूर्व लग्न, अगर पूर्व लग्न के अलावा मान लीजिए आवश्यकता पड़ती है तो विशेष लग्न का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से 6 के लिए हेक्सा, हेक्साकिस, 7 के लिए ऑक्टा, हेप्टा, हेप्टाकिस, 8 के लिए ऑक्टा, ऑक्टाकिस, 9 के लिए नोना, नोनाकिस, 10 के लिए डेका, डेकाकिस। ये इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है इसको आगे देखेंगे तो बताएंगे। जैसे यहाँ पर ये 6 लिखा है तो हेक्सा साइनो हो जाएगा। अब इसी में जैसे एथिलीन डाइअमीन अगर लिखा है तो एथिलीन डाइअमीन में डाई का प्रयोग आता है, तो इसलिए इसको हम विष के रूप में प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। देखो भाई, अब अगर हम बात करें संकुलों के नाम की समाप्ति, कैसे समाप्ति किया जाएगा, तो इसमें देखिए यदि संकुल धनात्मक या उदासीन है, यानी पूरा हमारा संकुल जो है धनात्मक या उदासीन है, तो धातु के नाम में कोई अनुलग्नक नहीं लगाया जाएगा। यानी जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। बात समझ में आए कि नहीं? जैसे हमारा संकुल धनात्मक है या उदासीन है तो इसके नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हमारा संकुल जो है ऋणात्मक है, मतलब हमारे उस पर संकुल पर ऋण आवेश लगा हुआ है, जैसे यहाँ से जैसे मान लीजिए FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज, तो अगर इस तरीके से लिखा गया है तो आप देख रहे हैं संकुल के ऊपर ऋणावेश लगा है,
तो जब ऋण आवेश लगा होगा तो इसके नाम की समाप्ति में जैसे ये हेक्सा साइनो तो लिखा ही जाएगा, साथ में ये जो आयरन है आयरन का नाम बदल दिया जाएगा, ये हो जाएगा फेरेट और फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या सेकंड आयन लिखा जाएगा। अगर इसी तरीके से मान लीजिए आपको दे दिया जाए FeCO का होल 5 इस तरीके से दिया जाए तो ये हमारा उदासीन है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा पेंटा कार्बोनियम, कार्बोनियम हो जाएगा और फिर ये हमारा आयरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरन, और इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो अगर उदासीन या धनात्मक होगा तो अंत में उसके नाम में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऋणात्मक होता है तो उसके नाम में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में ATE ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर Ag है तो अर्जेंटेट लिखा जाएगा, ना कि सिल्वर, सिल्वर नहीं लिखा जाएगा। सिल्वर अगर उदासीन होता या धनात्मक होता तो सिल्वर लिखा जाता। इसी तरीके से Fe है तो यहाँ पे फेरेट हो जाएगा, नहीं तो आयरन लिखा जाता। अंत में अगर मान लीजिए ये ऋणात्मक वाला है तो Cu का क्यूपरेट हो जाएगा, जिंक का जिंकेट हो जाएगा, Au का ओरेट हो जाएगा, Pt का प्लेटिनेट हो जाएगा। कब? जब ऋणात्मक होगा तब। उदासीन और धनात्मक होगा तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं ये IUPAC नामकरण जो है अच्छे से आपको रूल्स समझ में आ गए होंगे। अब इसमें जो किस तरीके से यौगिकों का नाम लिखा जाता है, चलिए एक दो उदाहरण हम करके आपको अभी दिखा देते हैं। देखो बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स के हम आपको नामकरण जो है करके दिखा देते हैं, बाकी डिटेल में अगले वीडियो में देखा जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो लिखा गया है, अगर देखेंगे तो ये हमारा धनात्मक लिगेंड है और इसमें जो है सबसे पहले देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसमें जो है हमारा NH3 पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर डाई लगाएंगे, भाई 2 लिखा है, और ये एमीन है। क्या है ये? एमीन हो जाएगा। NH3 का नाम हमने आपको बताए थे एमीन लिखने के लिए। और Ag ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो 1+ चार्ज है, धनात्मक है, तो ये सिल्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिल्वर। और इस पर एक आवेश है तो ये फर्स्ट हो जाएगा। आयन लगा है तो आयन लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे आयन है तो आयन लिखना जरूरी है, ठीक? इस तरीके से नाम लिखा जाएगा। दूसरा देख लो, ये ऋणात्मक है हमारा आयन, ये पूरा कॉम्प्लेक्स। पहले टेट्रा लिखा है, 4 लिखा है तो टेट्रा का प्रयोग करेंगे। और Cn है तो Cn को साइनाइडो हमने आपको कहा था लिखने के लिए। और निकिल पर अगर देखा जाए तो 2+ चार्ज होगा, चूंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो ये हमारा निकिल का निकलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकलेट। ध्यान रखिएगा, निकिल का निकलेट हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा। और इस पर आवेश अगर देखते हैं तो 4 में से 2 चला जाएगा, 2 आएगा, तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। चूंकि आयन लगा है, भाई ऋण आयन है तो आयन लिख दिया जाएगा। आयन लिखना है, धन और ऋण नहीं बताना है, ठीक है? अगला है, जैसे यहाँ पर ये हमारा धनात्मक वाला है एथिलीन डाइअमीन, डाई का प्रयोग पहले आ रहा है तो यहाँ पर हम विशेष अंग लगाएंगे, विश्व का नाम लिखेंगे, विश्व, और EN का मतलब हो जाएगा एथिलीन डाइअमीन। इसका नाम लिखेंगे एथिलीन डाइअमीन। ध्यान समझिएगा, डाई यहाँ पे आ रहा था इसलिए यहाँ पे विश्व का प्रयोग किया गया। अगर यहाँ डाई ना आता तो यहाँ पर डाई लिखा जाता, लेकिन इसमें डाई आ रहा था तो इसलिए यहाँ पे विश्व लिखा गया। तो ये एथिलीन डाइअमीन हो गया। और फिर ये हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट हो जाएगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या अगर देखा जाए तो सेकंड आ जाएगा, चूंकि आयन लिखा है, आवेश लगा है तो आयन लिखा जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? भाई विष हमने क्यों लगाया? क्योंकि एथिलीन डाइअमीन, डाई उसमें आ रहा था, ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो इसलिए जो है एथिलीन डाइअमीन में डाई आ रहा था इसलिए यहाँ विष लगाए। ये कोबाल्ट हो जाएगा और इसका आवेश सेकंड आएगा तो आयन लिख दिया, ठीक? इसको अगर देखें तो पहले इसका धनात्मक लिखेंगे तो ये हो जाएगा पोटेशियम। अब आपके मन में सवाल होगा 3 लिखा है तो 3 से कोई मतलब नहीं, पोटेशियम। अब लिगेंडो में यहाँ लिगेंड लिखेंगे तो हेक्सा, और Cn को साइनाइडो, साइनाइडो लिखा जाएगा, या साइनो लिखो कोई बात नहीं। ये निगेटिव, ये प्लस हो गया, माइनस हो जाएगा तो ये Fe का फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
फिर 8 ये हमारा कॉम्प्लेक्स पूरा ऋणायन पे जाएगा क्योंकि ये धनायन पे टूटेगा तो ये ऋणायन पे, तो फिर 8 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या 3 6 कुल मिला के थर्ड आ जाएगी। कैसे आएगा भाई, 6 निगेटिव होगा, ये 3 पॉजिटिव आएगा, 3 पॉजिटिव में से 6 घट जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। और इस पर कोई आवेश नहीं है इसलिए इतना लिखा जाएगा। इसकी बात करें तो पहले इसका नाम लिखेंगे तब इसका, यहाँ पर टेट्रा है, टेट्रा एमीन लिखा जाएगा, एमीन। उसके बाद कॉपर, ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा तो केवल कॉपर ही लिखा जाएगा, कॉपर। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो यहाँ पर सेकंड आ जाएगा भाई, इसका दो निगेटिव बनेगा, 2 पॉजिटिव, तो यही इसके ऊपर आएगा, ये उदासीन है। और ये हो जाएगा सल्फेट, इस पर कोई चार्ज नहीं लगाएंगे, जो करते हो इसका नाम लिखा जाता है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से अगर नियम समझ में आ गया होगा तो आराम से इन सबका नामकरण आप कर ले जाओगे। तो उम्मीद करता हूं आईयूपीएससी नामकरण आपको अच्छे समझ में आया होगा और इसके उदाहरण भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ।